Bismillahirrahmanirrahim. Today students, we are attending lecture 2nd and the test code is E8. Topic is causative verbs. Causative verbs जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑब्जेक्ट। कोई भी पर्सन किसी और पर्सन को फोर्स करता है कोई काम करने के लिए तो एक कॉज डेवलप हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत मीनिंग में फर्क हो सकता है। कॉजेटिव वर्ब हमारे पास हैं, सबसे पहले लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प। लेट को कहां पे आप इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले लेट जो है, इट इज यूज टू गिव परमिशन टू समवन, किसी को आप परमिशन देने के लिए। मेथड में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म। अब इस फर्स्ट फॉर्म में आपने टू नहीं लगाना, आईएनजी नहीं लगाना, ईडी नहीं लगाना, यानी कि ये बेयर इन्फिनेटिव होगा। तरतीब में जो भी टेंस चेंज है, लेट्स लगाना है, जो भी करना है, टेंस आपका यहां पे है। ये चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये वर्ब जो है इट विल रिमेन एज इट इज, यानी कि ये आपका बेयर इन्फिनेटिव में यूज होगा। तो लेट का उस वक्त आप यूज करें जब परमिशन देनी हो। मैंने उसको जाने की इजाजत दी, ठीक है ना, मैंने उसे जाने दिया, जाने की इजाजत दी। आई लेट हिम गो आउट, ठीक है ना, मैंने उसे जाने दिया। वो उसे खेलने देती है, वो उसे खेलने देती है, ठीक है ना। शी लेट्स हिम प्ले, उसको इजाजत दे देती है। तो ये आपका आ गया। दूसरे नंबर पे ये है कि आप इसी लेट की जगह पे मेक यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कॉजेटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन बेयर इन्फिनेटिव। इसमें भी आपने टू नहीं यूज करना, आईएनजी नहीं यूज करना और ईडी भी आपने इसमें नहीं यूज करना। यानी कि जितनी भी इन्फ्लेक्शंस हैं, जितनी भी अलाइशें हैं, वो आपने इसके साथ नहीं लगानी। कब यूज करेंगे? जब आपने सिमेंटिकली ये मीनिंग देना हो कि आप किसी को इजाजत दे रहे हैं, परमिट करें। मिसाल के तौर पे इसी में आप सेकंड टेंस करेंगे, टेंस चेंज आपकी यहां पर होगी। यहां पे आप जो भी टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप मेक को करेंगे। आई मेड हिम वीप, यानी कि मैंने उसे रोने पर मजबूर कर दिया, चीखें कढ़ा दी उसकी। शी मेक्स हिम लाफ, ऐसा लतीफा सुनाया कि उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। दे विल मेक देम प्ले, वो उनसे तकाजा करेंगे कि वो खेलें। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि मेक जो है उसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है, वो बाद में देखते हैं। अब बी मेड टू वीप, ठीक है ना, पैसिव वॉइस ये सेंस देगा, ठीक है ना, कि जब आपने पैसिव सेंस बनाना है तो पैसिव सेंस जनाब आपका बनेगा मेड टू, यानी कि इसी बी को आप इज कर दें, एम कर दें, वॉज कर दें, ठीक है ना। यही आपका इज हो जाएगा, यही आपका एम हो जाएगा, यही आपका आर हो जाएगा, फिर यही वॉज हो जाएगा और यही वर हो जाएगा और यही शैल बी या विल बी होंगे। अब हम इस फिक्रे को, ठीक है ना, इस फिक्रे को पैसिव करते हैं। आई मेड हिम वीप, तो पैसिव में क्या होगा? He was made to weep by me। दूसरा है she makes him laugh, पैसिव क्या बन जाएगा? He was made to laugh by her, ठीक है। और इस तरह ही इसका they will make them play, पैसिव क्या हो जाएगा? They will be made to play, इसमें be जरा मिस हो गया। They will be made to play by them, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर बी मेड टू, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इस तरह आप इसको पैसिव में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉजेटिव आ जाता है हैव। हैव आप उस वक्त यूज करते हैं कि व्हेन यू गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, आप किसी को कोई असाइनमेंट देते हैं। और कब? व्हेन द डूअर इज मेंशन्ड। कब आप यूज करेंगे? व्हेन द डूअर इज मेंशन्ड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डूअर है, दिस इज डूअर, ठीक है ना। असिस्टेंट डूअर है, स्टूडेंट डूअर है, ये क्या है? काम करने वाले, डूअर,
ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, डूअर है, ये भी आपका क्या है, डूअर है। कि व्हेन द डूअर इज मेंशन्ड, फॉर एग्जांपल मेथड आपके सामने, इसमें मेथड वही है, लिख देता हूं मेथड कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हैव लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव, और इसको भी आपने बगैर SESEDING फॉर्म के यूज करना है। सेंटेंस आपके सामने है, आई हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक्स। इसका मतलब ये है कि यू हैव गिवन एन असाइनमेंट टू द मैकेनिक टू चेक द ब्रेक्स। आई शैल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू, इसका मतलब कि आई gave the assignment to the assistant to call you. I had my student do exercise means I have given the assignment to my students to do the exercise. तो ये एक असाइनमेंट देने के चक्रों में इसको हम यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है, जब डूअर मेंशन नहीं होता, ठीक है, जिसको आपने असाइनमेंट दी होती है, जब आप उसको मेंशन नहीं करते तो फिर हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड द ट्री कट्स, मैंने दरख्त कटवा दिए। अब दरख्त किससे कटवाए उसका जिक्र नहीं है, तो इसलिए कि जब आप डूअर का जिक्र ना करें तो थर्ड फॉर्म यूज करें। शी हैड द क्लॉथ्स वॉश्ड, उसने अपने कपड़े धुलवा लिए, किससे धुलवाए उसका जिक्र नहीं, थर्ड फॉर्म। और आई हैड द कार वॉश्ड, मैंने अपनी गाड़ी जो थी वो धुलवा ली, तो इसका मतलब किससे धुलवाई उसका जिक्र नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक किस्म का पैसिव सेंस लिए हुए होता है, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बियर्स द पैसिव सेंस। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा कॉजेटिव वर्ब है गेट, इसका है कन्विंस और एनकरेज समवन टू डू समथिंग। इसकी एक्टिव सेंस में जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है उसमें सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर आप यूज करेंगे गेट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव यूज करेंगे। आई शैल गेट ऑल एम्प्लॉयज टू कम ऑन टाइम का मतलब आई शैल कन्विंस, आई शैल एनकरेज ऑल माई एम्प्लॉयज टू कम ऑन टाइम। तो ये इसकी इम्प्लीकेचर है, यानी कि ये जो गेट है ये इसकी इम्प्लीकेचर है कि गेट जो है वो आमतौर पर एनकरेज और कन्विंस करने के लिए आता है। दूसरे नंबर पे है कि शी गॉट अस टू लीव द रूम, उसने हमें कन्विंस किया कि हम कमरा छोड़ दें। आई शैल गेट हिम टू टेक एग्जाम, यानी कि मैं उसे कन्विंस करूंगा कि वो इम्तहान दे ले। अब इसकी एक पैसिव सेंस है इन विच द डूअर इज नॉट मेंशन्ड, कि जिसमें डूअर मेंशन नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म, इसका ये स्ट्रक्चर आपके सामने, ये सब्जेक्ट, गेट एंड थर्ड फॉर्म, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। तो यहां पे आप देखें कि आपके पास आ जाएगा आई शैल गेट माई हेयर कट, कट कट कट, थर्ड फॉर्म भी कट होती है। अब वो हेयर कटवाएगा, किससे कटवाएगा उसका जिक्र नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ही गॉट हिज एनिमी किल्ड, उसने अपना दुश्मन मरवा दिया, किससे कत्ल करवाया उसका जिक्र नहीं है। उसके बाद है वी गॉट द हाउस बिल्ड, हमने घर बनवाया, किससे घर बनवाया उसका जिक्र नहीं है। तो फिर हम ये स्ट्रक्चर जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हेल्प, आपके पास कॉजेटिव वर्ब है और ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम मदद करने में हम इसको यूज करते हैं। और इसके साथ भी आपने टू नहीं यूज करना, ईडी नहीं यूज करना और आईएनजी यूज नहीं करना। एग्जांपल आपके सामने, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प, इसी को आप हेल्प करेंगे, इसी को हेल्प्स करेंगे और विल शैल हेल्प भी इसी को करेंगे। ऑब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस है आपके सामने, आई हेल्प हिम कैरी द बॉक्स, कि मैंने डिब्बा उठाने में उसकी मदद की। शी हेल्प मी क्लीन द रूम, कमरा साफ करने में उसने मेरी मदद की। दे हेल्प मी राइट ए लेटर, खत लिखने में उन्होंने मेरी मदद की। ये तो थे स्टूडेंट्स आपके कॉजेटिव। जैसा कि आपके शेड्यूल में वाज़ेह है कि आपने आज जो है इनको टेंसेस को भी करना है। सबसे पहले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट श्योर, अनलिमिटेड, नॉट स्पेसिफिक, ये इंडेफिनिट का मतलब होता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आप यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस या ईएस लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएस कहां पर लगाएंगे, लास्ट लेटर वर्ब के अगर सीएच हो, एसएच, डबल एस, ईएस, एक्स और ओ हो तो फिर आप ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास लास्ट लेटर्स जो हैं वो आपके CH, SH, डबल एस, ES, X, O और S हो तो फिर आप ES लगाएंगे। और जिनके साथ आप ES लगाएंगे, अगर आपने उनको सवालिया करना है तो फिर आप डज लगाएंगे। कॉमन सी बात है, कोई नई चीजें नहीं है, जस्ट एक
जिसको कह सकते हैं बर्ड आई व्यू जो है वो टेंसेस के ऊपर आपका होना चाहिए, और फिर इससे मुताल्लिक छोटी छोटी जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहां पे यूज किया जा सकता है, कौन कौन सी सेंसेस हैं जहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुराद मेरी ये होती है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस मकसद के लिए यूज करते हैं और किस सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सूरत हाल क्या होती है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बयान करता है। फिर इसके अलावा हैबिट, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये उसकी हैबिट है, हमेशा सच बोलता है। साइंटिफिक ट्रूथ, वाटर कीप्स इट्स लेवल, उसको बयान करता है। कांस्टेंट रिजल्ट, कि इफ वी रिपेंट गॉड फॉरगिव्स अस, कि अगर हम पछताते हैं तो अल्लाह माफ कर देता है। इसके अलावा ये स्टेट को भी बयान करता है, यानी कि ये कोई भी स्टेट जो है उसको भी बयान कर देता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है ना, फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो ये एक स्टेट है कि वो अच्छी खुशबू देते हैं। मैंगोज टेस्ट गुड। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहां पे यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आमतौर पर नियर पास्ट को शो करता है। किसको शो करता है? नियर पास्ट को, और बहुत कॉमनली यूज होता है। पास्ट परफेक्ट तो कभी कभी यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कॉमनली यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। ही एट फूड, वो खाना खाता था, सवालिया करेंगे तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड ही ईट फूड, अब एट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वो खाना नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट फूड, ये आपका रेगुलर इसका आ गया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ये है कि हैबिट इन द पास्ट, माजी में कोई भी आदत है उसको शो करता है कि ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम, ही हेल्प द नीडी, वो वक्त ज़ाया किया करता था, वो गरीबों की मदद करता था या मदद किया करता था। तो ये पास्ट जो हैबिट है उसको बयान करेगा। फिर नियर पास्ट, जैसा मैंने आपको बयान किया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये पेशेंट का मर जाना डॉक्टर के आने से पहले था, ये फार ऑफ पास्ट है, यानी कि ये आपका क्या है, फार ऑफ पास्ट को शो करता है। ये फार ऑफ पास्ट है, ठीक है जी, ये फार ऑफ पास्ट को शो करता है। और ये द डॉक्टर केम, ये नियर पास्ट को शो करेगा। ये किसको शो करता है? नियर पास्ट को शो करता है। ठीक होगी बात। इसी तरह ही फार ऑफ पास्ट आपका क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, और ये नियर पास्ट है। तो ये माजी जो कि गुजर चुका हो उसके बाद वाला माजी, और फिर प्रेजेंट, यानी कि पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट इंडेफिनिट, फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट जो है ये सब्जेंटिव भी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को आप सब्जेंटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। सब्जेंटिव से मुराद हमारी ये होती है अनरियल पास्ट, यानी कि जब भी हम सब्जेंटिव की बात करेंगे तो दिस इज अनरियल पास्ट, के जिसके अंदर कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ, और कोई वाकया हो भी सकता है और कोई वाकया नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे वुड दैट की जब आप बात करते हैं, काश, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वुड दैट ही केम, ही, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज सेकंड फॉर्म, वुड दैट ही केम। इस तरह ही जब आप एज इफ का इस्तेमाल करते हैं तो एज इफ के अंदर आपके सामने कि अगर पहले प्रेजेंट हो, एडवाइजेस पहले प्रेजेंट हो, तो बेटे उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इट इज टाइम, फॉर एग्जांपल ही एडवाइजेस मी, वो मुझे नसीहत करता है, एज इफ ही वांटेड टू गाइड मी, कि जैसे वो मेरी रहनुमाई करना चाहता हो। था नहीं, होगा नहीं, है था या नहीं, हो का मतलब है। उसके बाद इसका जो दूसरा यूज है वो है इट इज टाइम। उसके बाद आपका सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, के वक्त हो गया है हम शॉपिंग करने जाएं, तो इसका तर्जुमा होगा इट इज टाइम वी वेंट फॉर शॉपिंग, के वक्त हो गया है कि हम शॉपिंग करने जाएं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। और कोई भी फ्यूचर में बात, यानी कि आप समझ लें कि इसमें जो भी हैपनिंग है वो 50-50 होती है, यानी कि इसमें जो 50-50 का कॉन्सेप्ट है कि थिंग्स में हैपन, थिंग्स में नॉट हैपन, एज फ्यूचर इज अनसर्टन। और ज़्यादा बेहतर है कि फ्यूचर जो है ये हमेशा एक टाइम होता है, आपने इसको टेंस नहीं कहना। फ्यूचर इज ऑलवेज अ टाइम, आप इसके लिए वर्ड टेंस ना यूज किया करें। फ्यूचर टाइम होता है, टेंस जमाना होता है जो कि या गुजर जाए या गुजर रहा हो, और जो आने वाला हो वो आमतौर पर टाइम से मेंशन किया जाता है। बस ये थोड़ी छोटी सिमेंटिक इंप्लीकेशंस हैं।
इसका सादा सा फार्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शेल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आएंगे। ठीक है ना, एडवर्ब आप शी विल स्पीक ट्रूथ और ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, एडवर्ब चाहे तो लगा लें। नेगेटिव जब आप करेंगे तो ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ, सवालिया करेंगे विल ही स्पीक द ट्रूथ और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। बाज़ का हम इंटेंसिफाई कर देते हैं सिचुएशन को और मस्ट का मतलब देने के लिए हम इंटरचेंज करते हैं। कॉमनली आई और वी के साथ शैल यूज करें और बाकी जितने भी आपके पास रिमेनिंग नाउन या प्रोनाउन हैं उनके साथ आप विल यूज करेंगे। लेकिन जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर ये आई और वी के साथ आप विल यूज करें, दैट विल गिव यू मीनिंग्स ऑफ मस्ट। और जो आपका बाकी रिमेनिंग है सब्जेक्ट वर्ड्स वो आपके प्रोनाउन हो सकते हैं, जो कोई भी नाउन हो सकते हैं, उनके साथ जब आप शेल यूज करेंगे तो वो आपको मस्ट का मतलब देगा। फिर आपको इसके साथ डेफिनेटली, श्योरली, ऑथेंटिकल इस तरह के जो वर्ड हैं, एडवर्ब्स जो हैं वो यूज नहीं करने होंगे। मिसाल के तौर पे आई विल हेल्प यू, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तो दूसरा देख लें, दे शैल हेल्प यू, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। इसी तरह आपके पास फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इट ऑलवेज टेल्स द टेम्परेरी स्टेट, एक आर्जी स्टेट को बयान करता है कि जो एक्शन भी हो रहा है इट विल नॉट बी टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम एंड द टाइम मे कम व्हेन इट विल स्टॉप, ये रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल ही इज रीडिंग अ बुक, जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं ही इज रीडिंग अ बुक तो इसका मतलब ये है कि इट इज हिज टेम्परेरी स्टेट, आफ्टरवर्ड्स ही माइट डू समथिंग एल्स, कुछ और करेगा। सिंपल सा फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर, फिर फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब आप लिख सकते हैं। एडवर्ब में चलें, इसमें हम ऐड कर लेते हैं ही इज रीडिंग अ बुक अटेंटिवली, ठीक है नहीं, ही इज रीडिंग अ बुक अटेंटिवली। सो यू कैन ऐड एडवर्ब इफ यू लाइक, इफ यू फील दैट इन द कॉन्टेक्स्ट इट इज नेसेसरी। जब नेगेटिव करना है तो आप इसको मेन वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। इंट्रोगेटिव जब आपने करना होगा तो आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं दे आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग और सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब फॉर्म लगेगा एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द सेम। एग्जांपल आपके सामने, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है। एक और बात याद रखें कि आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये आपका फ्यूचर हैपनिंग को भी बयान कर सकता है या कोई भी नियर फ्यूचर हैपनिंग के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ही इज गोइंग टू कराची, कि वो कराची जाने वाला है, और जैसे ही आप इसके साथ कोई भी एडवर्ब ऐड कर देते हैं, टुमारो, ही इज गोइंग टू कराची टुमारो, कि कल वो कराची जा रहा है, से मुराद ये है कि कल वो कराची जाएगा। ठीक है, तो नियर फ्यूचर को आप इस एडवर्ब के जरिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के जरिए मेंशन कर देंगे। एक और एक्सप्रेशन है, आई एम गोइंग टू मीट हिम वेरी सून, कि मैं जल्द ही उसको मिलने वाला हूं, से मुराद ये है कि इन द नियर फ्यूचर आई शैल मीट हिम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट टेम्पोरेरी एक्शन, वही जिस तरह हम कोई माजी के अंदर टेम्पोरेरी एक्शन बयान करें तो उसके लिए हम यूज करेंगे। और फार्मूला आपके सामने कि वॉज वर्ब के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर आपने नॉट लगाना है तो वो मेन वर्ब से पहले लगेगा, और इंट्रोगेटिव के लिए वॉज जो है आप फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज ही रीडिंग अ बुक। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि कोई काम मुस्तकबिल तक भी होगा और वो जारी रहेगा। ही विल बी वर्किंग फॉर द पुअर, गरीबों के लिए काम कर रहा होगा। अब यहां पर आपने ख्याल करना है कि नॉट को बी से पहले लगाना है, और बी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। सवालिया के लिए आप विल को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे कि ही विल बी वर्किंग फॉर द पुअर, ही विल नॉट बी वर्किंग फॉर द पुअर, या विल ही बी वर्किंग फॉर द पुअर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आमतौर पर ये काम के कंप्लीशन होने की बात करता है, कि जो माजी में काम शुरू हुआ और फिर हाल में जाके मुकम्मल हुआ। एग्जाम्पल आपके सामने, कि इसके साथ हम हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव यूज करते हैं। अगर हमने इंट्रोगेटिव करना है तो शुरू में ले जाएंगे हैज हैव को, अगर नॉट करना है तो हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे। मिसाल के तौर पे कि ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क बिफोर द सन राइजेस, कि सूरज के तुलू होने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ठीक है ना। यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप नेगेटिव करेंगे कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क बिफोर द, ठीक है ना, और बाकी सेंटेंस जो है वो आपका एज इट इज रह जाएगा। सवालिया करना है तो आप हैज को फिक्रे के शुरू में ले आए तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा।
उसके बाद पास्ट परफेक्ट जो है वो कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के बगैर आप यूज ना करें, या उसके साथ कोई एडवर्ब लगाएं या कोई एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकती है और एडवर्बियल क्लॉज भी होगी। और ये एडवर्बियल क्लॉज किस में होगी, ये सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द सन रोज। अब ये आपकी जो है ये एक अदद एडवर्ब क्लॉज है, दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज, और इस एडवर्ब क्लॉज को आपने बिफोर के बाद लिखना है। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो याद रखें कि जब भी हमारे पास टाइम लिमिट हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके सामने आई शैल हैव कम या ही विल हैव कम बाय द इवनिंग, ये टाइम लिमिट है, बाय द इवनिंग दिस इज ए टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट के बगैर आप फ्यूचर टेंस को यूज ना करें। ही विल हैव रीच्ड ऑफिस बिफोर द बॉस अराइव्स, ये भी टाइम लिमिट है। ये एक अदद आपकी फ्रेज थी, ठीक है ना, ये एक अदद फ्रेज थी और ये एक अदद आपकी क्लॉज है कि जिसको आपने टाइम की एक लिमिट को बयान करने के लिए यूज किया। तो याद रखें कि जब भी टाइम लिमिट आ जाए तो डू नॉट यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यूज ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक सेंस आप ज़हन में रखें कि एक काम मुकम्मल हुआ, लेकिन मुकम्मल होने के बाद वो स्टॉप नहीं हुआ, दैट कंटिन्यूड, वो जारी रखता है, ठीक है ना। तो उसको कंटिन्यूअस में आप लेकर जाएंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका सिंस और फॉर को अंडरस्टैंड करना है। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारा होता है इवनिंग, मॉर्निंग, डेट, ईयर। तो इसमें आपका एक ऑथेंटिक सुबह, दोपहर, शाम एक पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन जब हम फॉर की बात करते हैं तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर, जैसे फॉर 2 months, 3, मैनी, सम, इस तरह के जो वर्ड हैं जिनमें एक ऑथेंटिक टाइम जो है वो मेंशन ना किया जाए, उसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के तौर पे लेते हैं। तो अब आपके सामने इसका मेथड है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे। हैज हैव के फौरन बाद नॉट, अगर आपने नेगेटिव करना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और सवालिया बनाने के लिए भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में जाता है, और बाकी फिर आप बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आपकी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो आप यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद सिंस या फॉर, और जो भी टाइम है उसको आप लिख देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, शी हैज बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम कर रही है। दे हैव बिन ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स, कि वो कई घंटों से सफर कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी जैसा हैड आ जाएगा, हैज हैव की जगह पे आप हैड यूज करेंगे, और नॉट जो है वो आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर आप बिन, और फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। एग्जांपल, आई हैड बिन हेल्पिंग द नीडी फॉर मेनी ईयर्स, कि मैं कई सालों से गरीबों की मदद कर रहा हूं। उसके बाद शी हैज बिन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से जो है वो दुआ कर रही है। शी हैज बिन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप विल शैल को अगर आप नेगेटिव सवालिया करना चाहें तो आप इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे इंट्रोगेटिव के लिए, और अगर आप नेगेटिव करना चाहें तो विल शैल के बाद आप नॉट लिखेंगे। एग्जाम्पल, दे विल हैव बिन स्टडिंग हियर सिंस 2018, कि वो 2018 से पढ़ते आ रहे हैं। और इस तरह ही अगर आप दूसरे फिगर देखें कि आई शैल हैव बिन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स, तो सेम मेथड, सिर्फ आपका वर्ब जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। थोड़ी सी तब्दीली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है, यानी कि जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें आपका फिर अब यहां पर जब वर्ब ऑफ सेंस आ जाए तो फिर आपका सिंपल परफेक्ट इस्तेमाल होगा। क्या होगा? सिंपल परफेक्ट, और उसमें जो कंटिन्यूअस है वो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन प्लस आप वैसे ही सिंस और फॉर यूज करेंगे। यानी कि जब भी वर्ब ऑफ स्टेट या सेंस आ जाएं तो आप इनके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करेंगे। वर्ब ऑफ स्टेट कौन कौन से होते हैं? जो कि या तो सेंस को बयान करें, माइंड को बयान करें, या पोजीशन को बयान करें। फॉर एग्जांपल, पोजीशन मीन कॉन्टेक्ट, ही इज इन द रूम, तो ये भी एक स्टेट वर्ब है। अब यहां पे सब्जेक्ट वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फर्क क्या पड़ेगा कि आप सिंस और फॉर का इजाफा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस सिंस और फॉर का इजाफा कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसमें सिंस और फॉर का इजाफा कर देंगे, लेकिन ये वर्ब ऑफ स्टेट होने चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि या तो बिन प्लस नाउन आ जाएगा, जारी बात बिन इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है, या डायरेक्ट आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जांपल,
आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, अब वर्ब ऑफ सेंस था, सीन आ गया, आई हैव नॉट बीन सीइंग यू नहीं आप कह सकते। इसके अलावा एक और है, ही हैज बीन इल सिंस 2019, कि वो 2019 से बीमार है, एक स्टेट आप बयान कर रहे हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में भी शी हैड बीन ए डायरेक्टर फॉर मेनी मंथ्स, यानी कि डायरेक्टर रह चुकी है, बी होने को बयान करता है, एक स्टेट को बयान कर रहा है। आई हैड नॉट थॉट अबाउट यू सिंस वी लास्ट मेट इन 2019, कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा जब से हम आखिरी दफा 2019 में मिले थे। और सिंस के बाद जरूरी नहीं है कि आप जो है वो फ्रेज ही लिखें, सिंस के बाद आप टाइम को फ्रेज में भी बयान कर सकते हैं, ठीक है ना, और टाइम को आप क्लॉज में भी बयान कर सकते हैं, यानी कि इसको आप फ्रेज में भी बयान कर सकते हैं और क्लॉज में भी बयान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, किसे, वर्ब ऑफ सेंस और स्टेट, यानी कि जो हम सारा तरद्दुद कर रहे हैं ये वर्ब ऑफ सेंस और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जब भी वर्ब ऑफ स्टेट आ जाएं तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, यानी कि उसमें एक सेंस हो सकता है, माइंड हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। नाउ कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन केस वर्ब ऑफ स्टेट, दे विल हैव बीन नाइस, स्टेट बयान कर रहा है, टू यू फॉर मेनी ईयर्स, चूंकि नाइस जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन की जगह पे आप याद रखें कि एडजेक्टिव भी आ सकता है। जब भी मैं नाउन की बात करूं कि बिन के बाद नाउन है तो इट इज अंडरस्टूड कि आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है। उसके बाद दिस थिंग विल हैव अपीयर्ड स्ट्रेंज फॉर मेनी डेज, कि ये चीज जो है तुम्हें काफी अरसे से अजीब दिखाई दे चुकी होगी। तो आप यहां पर देखें कि अपीयर जो है लगना, दिखाई देना, महसूस होना, आपकी जो परसेप्शन है उसके हवाले से है। तो वर्ब ऑफ स्टेट में कभी आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करना, कॉन्टिन्यूअस खत्म कर देंगे और सिंपल हम परफेक्ट जो है वो यूज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला जो एक छोटी सी डिस्कशन पैसिव वॉइस के बारे में, आपको आपका माजी याद दिलाने के लिए, आपका बचपन याद दिलाने के लिए, भूल चुके होंगे तो हमने सोचा कि चलें आपको ये बता दें। सबसे पहले हमारे पास इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का पैसिव प्रेजेंट में ऑब्जेक्ट इज एम आर, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये बाय और सब्जेक्ट उस सूरत में अगर सब्जेक्ट हो, अदरवाइज थर्ड फॉर्म पे भी सेंटेंस खत्म हो जाता है। दूसरी एक बात क्लियर है कि सब में थर्ड फॉर्म है, सब में थर्ड फॉर्म है, सब में थर्ड फॉर्म। फूड इज कुक्ड बाय हर, ये पैसिव है जिसका एक्टिव क्या था, शी कुक्स फूड, ये इसका क्या है, एक्टिव है, शी कुक्स फूड। उसके बाद पास्ट में आ जाए, सिर्फ टेंस चेंज में आपके वर्ब चेंज होंगे, वॉज वर्ब। मसलन क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हिम, तो इसका एक्टिव क्या था, ही वॉश्ड क्लॉथ्स। फ्यूचर की तरफ आ जाए, ऑब्जेक्ट शैल बी या विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, सिर्फ टेंस देख लें, हेल्पिंग वर्ब की चेंज है, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स आर चेंज्ड, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स आर चेंज्ड, कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, कि मेनी थिंग्स विल बी परचेज्ड बाय मी, ठीक है ना। एक्टिव क्या होगा, आई शैल परचेज मेनी थिंग, यहां पर थिंग्स के मुताबिक विल आया, यहां पर शैल के मुताबिक, आई के मुताबिक जो है वो शैल आएगा। उसके बाद आप कंटिन्यूअस की तरफ चले जाएं, इसमें एक चीज का इजाफा हो जाएगा, वो क्या है कि आपके इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा है, वॉज वर्ब के साथ आपका बीइंग का इजाफा है, और थर्ड फॉर्म में विल या शैल बी बीइंग है। यानी कि इसमें जो कंटिन्यूअस है उसकी पहचान ये है कि इज एम आर तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही रहे, लेकिन इसके अंदर आपने आईएनजी का इजाफा कर दिया। मिसाल के तौर पे फील्ड्स आर बीइंग, ठीक है ना। अब जब आपने कहा कि बीइंग, तो प्लॉड, फील्ड्स आर बीइंग प्लॉड बाय द फार्मर, पैसिव वॉइस था, ये एक्टिव मैंने ग्रीन के साथ लिखा है, द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड्स। पास्ट की तरफ आ जाएं, गॉड चेंजेस वर बीइंग ब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, एक्टिव क्या होगा, गवर्नमेंट वॉज ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस, यहां पर ब्रिंगिंग कर लेते हैं, गवर्नमेंट वॉज ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस, कि हुकूमत जो है वो बहुत सी तब्दीलियां लेके आ रही है, वॉज ब्रिंगिंग आईएनजी फॉर्म, द गवर्नमेंट वॉज ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस, द गवर्नमेंट वॉज ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस। तो थोड़ा सा कैरिकेचर्ड हो गया, द गवर्नमेंट वॉज ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस। ऑब्जेक्ट फ्यूचर की तरफ आ जाए, फिर उसमें आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इसमें आप देखें तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, विल या शैल एक, बी दो और बीइंग तीन। पैसिव वॉइस इसका बनेगा, द बिल्डिंग्स विल बी बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, ये इसका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव इसका बन जाएगा कि दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स, दे विल बी
कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स। ये मैं जरा दोबारा सही करके आपके सामने लिख दूं ताकि जरा क्लियर हो जाए, क्लियरली आपको नजर आ जाए कि गवर्नमेंट वाज ब्रिंगिंग चेंजेस, ठीक है, द गवर्नमेंट वाज ब्रिंगिंग चेंजेस, कि हुकूमत जो है वो तब्दीलियां ला रही थी और उसका पैसिव आपने कहा किया, मैनी चेंजेस वर बीइंग ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। फ्यूचर की तरफ आ जाएं, द बिल्डिंग्स विल बी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये इसका पैसिव था, और एक्टिव इसका क्या बन जाएगा, दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स। तो ये छोटा सा आपको ओवरव्यू देना था ताकि आप अपने टेंसेस को जरा दोबारा से रिफ्रेश कर लें। नेक्स्ट आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के अंदर आपके सामने के ऑब्जेक्ट, और फिर जैसा मैं पहले कहता हूं कि जो भी चेंज होगी इसमें सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो रहे हैं। हैव बीन और थर्ड फॉर्म हम यहां पर यूज करते हैं, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगा, ठीक है ना, हैव बीन और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म एंड देन बाय, और यहां पे आपके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो विल या शैल हैव बीन यूज होंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर, तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, शी हैज कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड, ठीक है, एक हो गया। पास में दे हैड बीन गाइडेड बाय मी, एक्टिव क्या हो जाएगा, आई हैड गाइडेड देम, आई हैड गाइडेड देम। उसके बाद अली विल हैव बीन टॉट बाय हर, शी विल हैव टॉट अली। तो ये इसका टोटल आपके सामने एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी आप यूज कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। मसलन आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं इस तरफ थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूं कि क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो यूज कर ले। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो आप यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। मिसाल के तौर पे ही हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, ही हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। पैसिव में क्या करेंगे, ये फूड आपका ऑब्जेक्ट है, पहले फूड सिंगुलर है तो हैज बीन, बीइंग कुक्ड बाय हिम फॉर एन आवर। तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी जो है वो पैसिव में कर सकते हैं। इस तरह ही हैज की जगह हैड आ जाएगा और विल हैव, शैल हैव बीन, बीइंग आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई एक ले लें कि दे विल हैव बीन हेल्पिंग हर, टाइम बेशक बाद में लिख लीजिए। शी पैसिव क्या हो जाएगा, शी will have been being helped by them। तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट था, ये मैंने फ्यूचर कर दिया। पास्ट में हैज हैव की जगह पे आप हैड यूज कर लेंगे, बट इट इज लेस इन यूज, इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि जिसको पैसिव भी नहीं करना चाहिए। तो देयरफॉर ये आप देख लें कि पैसिव वॉइस के अंदर विल, हैव, बीन, बीइंग, यानी कि 4 हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं जाके आपका मेन वर्ब आता है। इस तरह अगर आप देखें इसमें पैसिव में हैज, बीन, बीइंग 3 के बाद जाके आता है, बट दे आर लेस इन यूज। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर। आपके वर्ड जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और आई होप कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट था टेंसेस के हवाले से या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।